वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच कंपटीशन की तैयारी करवाई जाने की शुरुआत की गई है। तो आज मेरा पहला क्लास आप लोगों के बीच जीके जीएस की क्लास होगी, जिसमें कि रक्त पढ़ाऊंगा और इस चैनल के माध्यम से मैं पर डे आप लोगों को कंपटीशन लेवल का मैथ एवं जीके जीएस का क्लास बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जीके जीएस में आपको साइंस एवं आर्ट्स दोनों विषयों की जीके जीएस रहेगी और मैथ में आप लोगों को पर डे नहीं, जिस अनुसार से पढ़ाऊंगा टाइप बाय टाइप आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और निश्चित ही कहूँगा कि आप लोगों को ये काफ़ी साथ देने वाला चैनल आपका चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल है। और मैं जो बताऊंगा 15 दिनों के बाद मैं उसका टेस्ट भी लूँगा आप लोगों के बीच। तो आप सभी स्टूडेंट्स आज के लाइव क्लास से जुड़ें। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आज मैं रक्त की संरचना, रक्त बता रहा हूँ, बायोलॉजी जीव विज्ञान का। और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैं आपको आज रक्त का सारा डिटेल बताऊंगा और आज जो शेष बच जाएगी मैं नेक्स्ट लाइव क्लास लेकर के पुनः बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए रक्त क्या है। रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है और चिपचिपा होता है, लाल रंग का होता है। समझे कि नहीं? द्रव कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। हम आप लोगों को लिख भी चुका हूं नोट में, पहले से ही आप लोगों को सारा चीज बताऊंगा, शुरू से अंत तक रहेंगे, कंप्लीट याद हो जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले बृहद तरीके से बताऊंगा, फिर मैं टॉपिक बाय टॉपिक में संक्षिप्त आप लोगों को छोटा छोटा करके भी बताऊंगा ताकि सब याद हो जाए ट्रिक के माध्यम से। तो आज रक्त सुनिए। रक्त एक क्षारीय पदार्थ है जो तरल रूप में पाया जाता है, जो द्रव के रूप में रहता है और जो कि चिपचिपा रहता है। तो रक्त कैसा पदार्थ है? एक क्षारीय पदार्थ है, याद रखिएगा। रक्त देखिए, एक लाल रंग का रक्त जो है, एक लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय पदार्थ है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, रक्त क्या है? क्षारीय पदार्थ है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा, पीएच मान की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक रसायन शास्त्री ने किया था। पीएच स्केल की जो खोज किया था सोरेनसन नामक रसायन शास्त्री ने 1909 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीन विलयन की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जब मैं आपको बताऊंगा अम्ल क्षार, तो उसमें पीएच डिटेल के बारे में बताऊंगा, पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का जो पूरा नाम होता है पोटेंज हाइड्रोजन। तो अब देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा, 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। जिसका 7 पीएच मान होता है वह उदासीन विलयन को दर्शाता है। जैसे जल एक उदासीन विलयन है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7। और 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वह क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो चूंकि देखिए रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। देखिए रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। इसलिए रक्त क्या है? क्षारीय पदार्थ है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन होते रहता है। परिवहन का मतलब होता है बहना, सभी संचरित होना, अर्थात सभी जगह हमारे शरीर में रक्त का परिवहन होते रहता है। और इस रक्त का जो परिवहन होता है, ये रक्त हमारे शरीर में जितने भी ऊतक हैं उन सभी ऊतकों को जोड़ता है। रक्त का जब परिवहन होते रहता है हमारे शरीर में, जब रक्त का परिवहन होते रहता है, समझे कि नहीं? तो इस रक्त का जब परिवहन होता है तो हमारे शरीर में जितने भी ऊतक होते हैं उन सभी को ये संयोजित करता है। इसी कारण से रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। यदि पूछेगा कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में
जब रक्त का परिवहन होते रहता है तो हमारे शरीर में सभी जगह रक्त पहुंचता है और सभी ऊतकों को जोड़ता है। तो चूंकि रक्त एक तरल रूप में पाया जाता है और सभी ऊतकों को संयोजित करता है, संयोजित का मतलब होता है जोड़ना, इसी के कारण से रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्लियर? देखिए, हमारे शरीर में जब रक्त का परिवहन होते रहता है तब यह सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजित ऊतक भी कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, याद रखिएगा, हमारे शरीर में रक्त परिवहन जो होती है इसकी खोज याद रखिएगा। हमारे शरीर में रक्त प्रवाह होती है। रक्त प्रवाह कैसे होती है? आप लोग सभी सबसे पहले अशुद्ध रक्त सीरा के माध्यम से, मैं सब बताऊंगा डिटेल करके नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अभी आज केवल रक्त के बारे में बता रहा हूं। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त सीरा के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंचती है और फिर हृदय से यह जो है फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए जाता है और फिर फेफड़ा से शुद्ध होकर के हृदय में रक्त आती है, शुद्ध रक्त, और फिर वह रक्त क्या होता है हमारे शरीर में परिवहन होती रहती है, रक्त का परिवहन होते रहता है। तो इस बात की पता, हमारे शरीर में रक्त का परिवहन जो होता है, इस बात की पता अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1628 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी। देखिए, 1628 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज किया था। आपको यदि पूछेगा ऑब्जेक्टिव में रक्त परिवहन तंत्र की खोज कब हुई थी, तो 1628 ईस्वी में। तो किसने किया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था। समझे कि अंग्रेज था। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब देखिएगा, अभी हम रक्त के बारे में चल रहे हैं। अब देखिए आगे, हमारा जो शरीर होता है एक कुछ न कुछ तो वजन होता है कि नहीं? 50 किलो, 60 किलो, कुछ न तो कुछ वजन होता है। तो वजन कैसे होता है? वजन होता है, इसमें देखिए हाथ है, मांसपेशी है, हड्डियां हैं, बहुत सारे चीज है, उन सबों को लगा करके, माथा है, इन सबों को लगा करके वजन होता है। तो हमारे शरीर के अंदर में रक्त भी पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर में क्या पाया जाता है? रक्त। तो कुल एक स्वस्थ मनुष्य, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, जो प्योरली हेल्दी होता है, याद रखिएगा, उसके कुल वजन में 7% जो होता है वो रक्त का वजन होता है। समझे कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी का वजन 100 किलो है तो 7% यानी उसका 7 केजी जो होगा, 7 लीटर जो होगा उसके वजन में, 7% उसके वजन में रक्त का भी हिस्सा होगा। समझे कि नहीं? अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति का जो वजन होता है उसमें 7% रक्त का भी शामिल होता है। समझे कि नहीं? तो देखिए, ये भी लिख दिया हूं, यहां देखिएगा, दिखाई दे रहा है, एक व्यस्क एवं स्वस्थ मनुष्य, एक व्यस्क मानव शरीर में कुल रक्त का भार जो होता है 7% होता है। अर्थात कुल जो वजन होता है उसका कितना होता है? 7% होता है रक्त का। समझे कि नहीं? रक्त का भार कितना होता है? 7%। कोई प्रॉब्लम आप लोग को स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया कंपटीशन के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। याद रखिएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास आधा लीटर रक्त कम होता है। समझे कि नहीं? यानी महिलाओं के पास रक्त कम होती है बनिस्बत पुरुषों के माध्यम से। देखिए, ये भी मैं लिख दिया हूं, देखिए यहाँ पे, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। तो ये मैं रक्त के बारे में डिटेल आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं, रक्त के घटक जो होते हैं, रक्त के मूल रूप से 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। पहला जो घटक होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रक्त के जो 2 घटक होते हैं, कितने होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक रुधिराणु के रूप में होता है और एक प्लाज्मा के रूप में होता है। आप लोग बैठे रहेंगे, एकदम याद करवा दूंगा, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रक्त के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक रुधिराणु के रूप में और एक प्लाज्मा के रूप में। तो रुधिराणु जो होते हैं वह ठोस रूप में रक्त पाए जाते हैं। रुधिराणु जो होते हैं वो ठोस कणिकाएं हैं और प्लाज्मा जो है वो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। रुधिराणु जो है वो 3 भाग मिलकर के बने हैं। एक लाल रक्त कोशिका, जिसको कि आरबीसी
या लाल रक्त कोशिका को एरिथ्रोसाइटस भी कहते हैं। देखिए रक्त को, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, रक्त के दो भाग हैं, एक रुधिर कणिका या रुधिराणु भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, प्लाज्मा। दूसरा क्या है, प्लाज्मा। अब इसके रुधिर कणिकाओं की 3 भाग हैं। रुधिर कणिकाओं के कितने भाग हैं, 3 भाग। लाल रुधिर कणिका या इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइटस है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एरिथ्रोसाइटस जो होते हैं वो कणिका किसको कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं लाल रक्त कोशिका, यानी लाल रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम जो है एरिथ्रोसाइटस। इसका संक्षिप्त नाम आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। और दूसरा जो होता है श्वेत रक्त कोशिका, यानी श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका ये किसके भाग है, रुधिर कणिकाएं के भाग है। इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइटस। याद रखिएगा, श्वेत रक्त कोशिका का जो दूसरा नाम है वह ल्यूकोसाइटस। इसको संक्षिप्त में WBC कहते हैं। क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। और तीसरा जो होता है रुधिर कणिका का भाग, रुधिर प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइटस। रुधिर प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइटस या रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइटस को बोली थी। रक्त बिंबाणु भी इसे कहा जाता है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले आज मैं केवल चर्चा जो करूंगा लाल रुधिर कणिकाओं का करूंगा चर्चा, इसके बारे में बताऊंगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए। सभी बीपीएससी, एसएससी, जी आपका रेलवे आदि सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आरबीसी के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां दिखाइएगा। सबसे पहले सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की जो खोज किया था एंटोनी लुवेनहॉक ने। लाल रक्त कोशिकाओं की जो खोज किया था एंटोनी लुवेनहॉक ने। कोई प्रॉब्लम, लाल रक्त कोशिकाओं की खोज किसने किया था, एंटोनी लुवेनहॉक ने। आरबीसी याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो आरबीसी होती है। लाल रक्त कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका जो आकार होता है याद रखिएगा, उभयावतल होता है, और यानी अंडाकार होता है। क्या होता है, अंडाकार, उभयावतल। आप लोग अवतल लेंस पढ़े होंगे, उसमें उभयावतल लेंस होता है, यानी दोनों तरफ उठा होता है। यानी इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का इसका आकृति होता है, उभयावतल, ठीक ना, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई होती है, मान लीजिए इसकी लंबाई 7 इसकी लंबाई यानी यहां से यहां तक लंबाई 7.5 माइक्रोन मीटर। यानी लाल रक्त कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। जैसे कहा जाता है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो ठीक, यदि आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप कहिएगा लाल रक्त कोशिका। कौन सी, आरबीसी। इसकी जो लंबाई होती है 7.5 माइक्रोमीटर, और इसका जो व्यास होता है, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, इसका व्यास जो होता है वो 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, व्यास कितना होता है, 2 मीटर होता है लाल रक्त कोशिकाओं का, सारे स्टूडेंट। अब देखिएगा आप लोग, लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा, जिसको कि बोन मैरो कहते हैं। लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए मैं लिख भी चुका हूं, आरबीसी की खोज एंटोनी लुवेनहॉक ने किया था। आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, आरबीसी है। यदि पूछेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप आरबीसी कहेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। अस्थि मज्जा को बोन मेरो भी कहते हैं। इसलिए देखिए ये भी लिखता हूं, आरबीसी का निर्माण यानी रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब देखिएगा नेक्स्ट, आखिर लाल रक्त कोशिका का जब निर्माण होता है तो निर्माण में कोई ना कोई तो चीज सहायक होता है। तो लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण करता है उसमें प्रोटीन, फोलिक अम्ल और विटामिन B12 ये सभी मिल करके लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल सहायक होते हैं। अर्थात ये सभी मिलकर के हमारे लाल रक्त कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। समझे ना। और ध्यान दीजिएगा,
लाल रक्त कोशिकाओं की जो आयु होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की जो आयु होती है, यानी उसका जो एज होता है वो 20 से 120 दिन, यानी लाल रक्त कोशिकाओं की जो आयु होती है 20 से 120 दिन। याद रखिएगा कितना दिन होता है, 20 से 120 दिन, यानी इतना दिन के बाद पुनः लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस कोशिका की जो मृत्यु होती है यकृत या प्लीहा में, लाल रक्त कोशिकाओं की जो मृत्यु होती है यकृत या प्लीहा में, इसीलिए लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान यकृत एवं प्लीहा कहा गया। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूं, आरबीसी की जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। आरबीसी की मृत्यु देखिए कहां होती है, यकृत, अंडरलाइन भी कर लो, आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। किसमें होती है, यकृत एवं प्लीहा में होती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत एवं प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यकृत एवं प्लीहा को कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसी के कारण से लाल रक्त कोशिकाओं का जो रंग होता है वह लाल होता है। खून का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण से ही होता है। याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में 30% हीमोग्लोबिन रहता है। कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन रहता है, 30% हीमोग्लोबिन रहता है। याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में ऊंट, जिराफ और लामा नामक जीव, कौन कौन बाबू, ऊंट, लामा और जिराफ, ये 3 जीव ऐसे हैं जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं लाल रक्त कोशिकाओं में। ऐसे लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होते हैं बाबू, आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक के बदले में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक के बदले में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखिए सारे स्टूडेंट्स, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से ही पाया जाता है। समझे ना, ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन का सार्वजनिक वाहक। अब आप लोग देखिएगा, हमारे शरीर में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन आता है, श्वसन की क्रिया के दौरान क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक जो पहुंचाती है वह हीमोग्लोबिन पहुंचाती है। हीमोग्लोबिन चूंकि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, इस कारण हमारे शरीर में 98.5% ऑक्सीजन, कितना, 98.5% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचती है। कितना पहुंचती है, 98.5% आरबीसी के द्वारा, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा सभी जगह संचरित होती है। मात्र 1.5% जो है वो प्लाज्मा रक्त के द्वारा प्रवाहित संचरित होती है ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हूं, देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ये एचबी जो है हीमोग्लोबिन का रासायनिक सूत्र है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण से ही 98.5% ऑक्सीजन हमारे शरीर में परिवहन होता है आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा। कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा आप लोग, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बताए थे आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को बताए थे। चलिए सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। केवल अभी शुरू किया हूं, एक भी चीज आप लोगों को रक्त के बारे में नहीं छोड़ूंगा। शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या है, सारा चीज बताऊंगा, आप लोग केवल जुड़े रहें। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी द्वारा होता है। समझे कि नहीं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, 30%। किसमें, आरबीसी में। तो याद रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, केंद्रक के बदले में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। लेकिन यदि आप लोग को पूछ देगा कि किस जीवों में के केंद्रक में, किस जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, तो आप बोलेगा 3 ऑप्शन देखिएगा, ऊंट, जिराफ और लामा नामक जीव। इस तीनों के लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है,
इस तीनों के लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है आपका केंद्रक। बाद बाकी किसी भी जीवों में लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है क्या, केंद्रक। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ये तो बताइए क्या आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊंट, जिराफ, लामा सबसे उमा है, ये सभी चीजों में जो है केंद्रक पाए जाते हैं। ये तीन वो में केंद्रक पाए जाते हैं, बाद बाकी किसी में नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, आप लोगों को यदि पूछा जाए कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है सबसे बड़ी किस जीवों में होती है, तो हाथी के शरीर में, याद रखिएगा, हाथी के शरीर में जो पाए जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं होती है, हाथी के शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है सबसे बड़ी होती है। और कस्तूरी हिरण, जो कि हिरण सेंट करता है ना, कस्तूरी हिरण जो होता है, मृग जिसको कहते हैं, जिसको कि रामायण में उल्लेख किया गया था, बहुत सुंदर खुशबू आया था, उसके पीछे सारे दौड़ भाग गए थे, कस्तूरी मृग के पीछे भाग गए थे उसके खुशबू से। तो उसके शरीर में जो होता है सबसे छोटा आरबीसी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपको यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं, सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं किसके शरीर में होती है, तो हाथी में। यदि पूछेगा सबसे छोटी लाल रक्त कोशिका का आकार किसमें होती है, तो आप बोलेंगे किसमें भाई, आपको बोलना होगा किसमें, कस्तूरी हिरण में। देखिएगा, लिख दिया, सबसे बड़ी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाएं जो होती है हाथी में, तथा सबसे छोटी जो होती है कस्तूरी हिरण जो होता है हिरण में पाई जाती है। और आरबीसी का आकार उभयावतल होता है, आप लोग को मैं पहले बता दिया। उभयावतल मतलब कि अंडाकार, दोनों तरफ से उठा हुआ, समझे कि नहीं, उभयावतल होता है। क्या होता है, उभयावतल होता है। जब कोई व्यक्ति सोए हुए रहता है, क्या हुआ, सोए हुए रहता है, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति सोए हुए रहता है तो उसके शरीर से 5% आरबीसी, 5% लाल रक्त कणिकाएं, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 5% रक्त कणिकाएं कम हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है, कितनी ऊंचाई पर चढ़ता है, 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, तो उसके शरीर में 30% लाल रक्त कणिकाएं की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। 30% लाल रक्त कणिकाएं की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, याद रखें। और ध्यान दें, अब लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है इसकी माप जो की जाती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, यानी किसके शरीर में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसकी जो माप की जाती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, आरबीसी की संख्या में हीमोसाइटोमीटर यानी आई क्या होता है, आरबीसी की जो संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। जैसे बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा, वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार हीमोसाइटोमीटर से हमारे शरीर में कितनी लाल रक्त कणिकाएं हैं उसकी ज्ञात की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक वयस्क मनुष्य जो स्वस्थ होता है उसमें 5 मिलियन लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कितने मिलियन, 5 मिलियन लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। जबकि जो महिलाएं होती हैं उसमें 4.5 यानी 4.5 मिलियन लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, समझे ना। तो आप लोग शुरू से आज देख लें, आज मैं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में ही डिटेल दिया हूं। अभी बचा हुआ है मेरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इसका भी क्लास मैं लूंगा। तो आज ये मेरा पहला क्लास था रुधिर का, तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स देख लें। और ये मैं 15 दिन के बाद मैं ये आप लोगों को टेस्ट भी लूंगा, तो सारा देखने देखिए करके देख लें, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें आप लोग। सारे स्टूडेंट्स बताएं आप लोग, अच्छी तरीके से देख लें आप लोग। चलिए, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, पूरा दिखाएं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करके पुनः आप लोग मुझे होमवर्क के रूप में करेंगे, भेजेंगे आप लोग सारे स्टूडेंट्स। पर डे आप लोगों के बीच लाऊंगा। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सबको।
चलिए, आप लोगों के लिए काफी यूजफुल टॉपिक है। मैं पुनः नेक्स्ट क्लास आप लोगों के बीच कल लाऊंगा। इसी पहले मैं रक्त को कंप्लीट करूंगा पूरा। आज मैं आरबीसी बताया हूं और आरबीसी में भी कुछ छूटा हुआ है तो मैं लाइव क्लास के दरमियान में सारा चीज बता दूंगा। उसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में बताऊंगा, उसके बाद रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा, तब जाकर के मैं प्लाज्मा को डिटेल बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस लाइव क्लास से जुड़े रहे और पर डे में आप लोगों को कंपटीशन के मैथ की तैयारी और जीके जीएस की तैयारी इस चैनल के माध्यम से पर डे करवाऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल के बारे में सबों को बताएं और आप लोग इस चैनल के माध्यम से घर बैठे 9, 10, 11, 12 की भी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन के छात्रों के लिए भी यह सुनहरा मौका है। यह चैनल आप लोगों का अपना चैनल है, आपका चैनल है। आप लोग इसे साथ दें और आप लोग प्यार भरा नमस्कार आशीर्वाद दें मुझे, ताकि हम लोग आपकी सेवा कर सकें और आप मेरी